Hello friends, welcome back to my channel and I am here again to continue my next class of Vedic period। और मैं माफ़ी चाहूँगी सबसे पहले तो कि मैंने बहुत लंबे टाइम पीरियड बाद ये वीडियो बनाया है। समय के अभाव के कारण मैं नहीं बना पाई, अब मुझे कुछ समय मिला है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ लेटर वैदिक पीरियड पे। तो बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं कि हमारा टॉपिक है आज का लेटर वैदिक पीरियड। पिछले वीडियोस की बात करें तो मैंने वैदिक पीरियड जब पढ़ाया था तो उसमें दो टाइम पीरियड में वैदिक पीरियड को बांट दिया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बारे में मैं पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। आपको अगर और कुछ जानना है तो आप फिर से उसको देख सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाऊँ। बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। तो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है हमारा 1000 BC से 600 BC तक। जो वैदिक पीरियड है बहुत लंबा टाइम पीरियड है, करीब 500 साल हमारा ऋग वैदिक पीरियड चलता है। और उसके बाद का जो टाइम है लेटर वैदिक पीरियड वो 100 BC से 600 BC तक, ऑलमोस्ट 600 साल तक जाता है। तो ऋग वैदिक काल का नाम ही ऋग्वेद के नाम पर पड़ा है। तो एक बहुत ही मोटी सी चीज़ है, ये बहुत सिंपल तरीके से समझने की बात यह है कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया है। तो उसके टाइम ऋग्वेद का लिखने का जो टाइम है वो बहुत लंबा है। तो जिस टाइम पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया है उसी के नाम पर इसको ऋग्वैदिक काल नाम दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं बाकी के जितने भी जो ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक, संहिताएं, श्रुतियाँ, पुराण, ये सारी चीज़ें हमारा लेटर वैदिक पीरियड में आती हैं। इसीलिए इस टाइम पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का जो एक टाइम गैप की बात अगर हम करें तो उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख चीज़ जो ये है कि जो मनुष्य है वो इतने बड़े परिवर्तन में या लेटर वैदिक पीरियड में प्रवेश करने के साथ उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि एक इतना बड़ा चेंज आ गया वैदिक पीरियड में, वो है लोहे की खोज। लोहे की खोज से जो मनुष्य का जीवन था वो और आसान हो गया। जैसे कि अभी इससे पहले हमने जो भी इतिहास में पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था पत्थर की खोज और तांबे की खोज, गांजे की खोज, पीतल की खोज। इन सारी धातुओं के बारे में हमने पढ़ा। तो उन धातुओं से मनुष्य का जो लाइफ था उससे वो अपना लिविंगहुड तैयार करते थे, उससे अपना लिविंगहुड जीते थे। वही उनका लाइफ जीने का तरीका था, उसी से रिलेटेड उनके सारे काम होते थे। लेकिन जब लोहे की खोज हुई तो मनुष्य का जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन? जैसे आज के टाइम पे आप इमेजिन करिए कि आप बिना लोहे के आपके सराउंडिंग्स में कुछ भी पॉसिबल है? नहीं है। एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक सब चीज़ हम लोहे से पे डिपेंड है। अब तो लोहे से भी अच्छा स्टेनलेस स्टील आ गया है, तो स्टेनलेस स्टील तो और भी मजबूत होता है। तो लोहे की हम बात करें, जब मनुष्य ने लोहा खोज लिया तो लोहे से क्या हुआ, बहुत चमकीले और बहुत शार्प हथियार बनने लगे, बहुत अच्छे हल बनने लगे। उनसे लोग मकान में, रहने में, हर चीज़ में लोहे का यूज़ होने लगा। तो जब इतने स्ट्रॉन्ग हथियार बनने लगे, तलवार बनने लगे, तीर आने लगे और हल बनने लगे, तो उससे क्या हुआ, मनुष्य का जो लाइफ था वो आसान हो गया। उससे प्रॉपर उसने ज़मीन को खोदना शुरू किया, खेती करनी शुरू की। इससे पहले भी हमने खेती का साक्ष्य पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि वैदिक पीरियड के पहले खेती नहीं हुई थी। पर जो इतनी बड़ी मात्रा में तांबे से या पत्थर से या किसी और मेटल की चीज़ से आप पूरा का पूरा जंगल नहीं काट सकते हैं, उसके लिए आपको लोहे का इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही। तो लोहे की खोज होने से जंगलों की कटाई हुई, ज़मीन की गुड़ाई, बुआई और प्रॉपर खेती का एक तरीका हुआ। प्रॉपर खेती के थ्रू मनुष्य का जीवन, चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैदिक पीरियड पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। तो आज भी जो ग्रामीण सभ्यता है वो कृषि पर ही डिपेंड है। तो और प्रॉपर तरीके से कृषि की गई, फसल काटी गई, उससे उनका जीवन आसान हो गया और जो उनसे इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, लोगों की ताकत बढ़ने लगी, राजाओं का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो लोहे की चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मनुष्य का जो लाइफ था, एक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। ये परिवर्तन हम लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब जब इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, पैसा आने लगा, लोग धनवान हो गए, वो सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा, प्रॉपर्टी, ताकत है वो स्ट्रांग हो गया। तो वैदिक पीरियड में हमने देखा है कि राजा बहुत स्ट्रांग नहीं था, पर लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते राजाओं की शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, वो बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी
ये सारी चीज़ें लोहे के प्रयोग से ही या लोहे के खोज से ही पॉसिबल हो पाई हैं। लोहे का सबसे बड़ा जो सबसे प्रमुख एविडेंस है लेटर वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड में, वो हमें गांधार से मिलता है, जो भी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, अब तो गांधार अफगानिस्तान चला गया है। तो पाकिस्तान के पास का एरिया गांधार है, जहाँ से हमें 1000 BC के आसपास लोहे का एविडेंस मिलता है। और अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक एरिया है तरंजी खेड़ा, जहाँ से हमें 800 BC के आसपास लोहे का एविडेंस मिला है। ये मैं डेटा इसलिए भी बता रही हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत की बात करें तो तरंजी खेड़ा में हमें वैदिक पीरियड का सबसे पहला साक्ष्य लोहे का मिला है। और अगर जब विश्व पटल की बात की जाएगी तो हम वैदिक पीरियड में उसको गांधार लगाएंगे, जो कि 1000 BC में मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या चेंजेस हो गए, किस वजह से लेटर वैदिक पीरियड ऋग वैदिक काल से अलग हो गया। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें वैदिक पीरियड का राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और क्या बोलते हैं वैदिक, इन सारी चीज़ों का जो अलग अलग क्षेत्र का पटल पे अध्ययन करना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि कैसे उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल से अलग था और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या प्रमुख चेंजेस हुई, क्या क्लिष्टताएं आई, क्या प्रॉब्लम्स आई लास्ट तक, जो उनके डिक्लाइनेशन का कारण हुआ। और बाद में उसी के आगे हम अभी आगे भी पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सारे चीज़ों का उद्भव होता है और फिर वो कैसे वैदिक धर्म से चीज़ें और अलग होके दूसरे धर्म में जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक पटल पे क्या स्थिति थी उत्तर वैदिक काल की। तो राजनीतिक वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल है, उसमें राजा की स्थिति क्या थी। हम पहले भी पढ़े कि राजा जो है समितियों द्वारा, सभाओं द्वारा चुना जाता था। एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जैसे कि आज के टाइम पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भारत का सबसे अच्छा उदाहरण भारत का राष्ट्रपति है। मतलब कि जो पूरे विरासती रूप में उसको नहीं मिलता है, चुना जाता है, या वहाँ की आम जनता या जो आवाम है वो चुनकर उनको राजा बनाती है। ये उस टाइम की बात है, लेटर वैदिक पीरियड की, सॉरी वैदिक पीरियड की। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्या हो गया कि जो राजा थे, हमने बोला ना कि लोहे की खोज से उनका जो इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, महत्वाकांक्षा बढ़ गई, साम्राज्य विस्तार की इच्छा हो गई, तो राजा बहुत स्ट्रांग होते गए। और जब राजा स्ट्रांग हो गए तो आम जनता का वैल्यू कम हो गया। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि जो भरत कबीला था और दशराज युद्ध हुआ है आर्यों और भरत कबीलों के बीच, तो उसमें आर्य जीत जाते हैं और बाद में आर्य और वो मिलके, भरत कबीले मिलके एक कुरुवंश की स्थापना होती है। कुरुवंश बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आप महाभारत में देखा भी होगा आपने कि जो कुरुवंश है ये उसी आर्यों की उपज है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कुरुवंश का उद्भव होता है। फिर पांचाल जैसे जगह हैं, कुरुवंश की राजधानी आसंदीवत, जो आज के टाइम पे जो उसको हस्तनापुर कहा गया है, जो हरियाणा में है। पांचाल जो विदेह उपनिषद काल में वो एक विदेह राज्य बन गया। पांचाल जो था वो दार्शनिकों का राज्य था। इस तरह से करके नए नए राज्यों का धीरे धीरे उद्भव हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि राजा स्ट्रांग होते गए, फिर यही आगे राज्य बन के हमें जनपद, महाजनपद भी इसका फॉर्म मिलेगा। तो जो कबीले थे उनका फॉर्म एक छोटे एरिया में ना होके क्षेत्रीयता में विस्तार हो गया और कहीं ना कहीं एक राष्ट्र का जो फीलिंग है, राष्ट्र का जो उद्भव है, वो होना शुरू हो गया था उत्तर वैदिक काल में। पहले क्या होता था कि गाय के लिए, पशुओं के लिए, कृषि के लिए आपस में लोग लड़ते झगड़ते थे, लेकिन अब वो चीज़ें छोटी हो गई लेटर वैदिक पीरियड में आते आते। अब क्या हो गया, लेटर वैदिक पीरियड में ज़मीन के लिए, राजा के वर्चस्व के लिए, राजा के साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयाँ होने लगी और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग या अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए और कई तरीके आगे बढ़ने लगे। जैसे भी हम लोग आगे बात करेंगे, यज्ञ होने लगे, राजाओं की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यज्ञ होने लगे, साम्राज्य विस्तार के लिए यज्ञ होने लगे। तो पहले जो वैदिक पीरियड में जो चीज़ें आसान थी, ऋग्वैदिक पीरियड में जो आसानी से होती थी, जो सरलता से होती थी, वो उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते जो अनुष्ठान है, जो सामाजिकता है, जो राजा का वर्चस्व, उन सब चीज़ों में क्लिष्टता आने लगी। इवन अथर्ववेद में यह कहा भी गया है कि लिखा भी है कि जो राजा है उसको भक्षक का रूप मान लिया गया है, कि उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा को भक्षक बता दिया गया है। और उत्तर वैदिक पीरियड में,
अथर्ववेद में ही कुरुवंश जो है उसकी समृद्धि का बहुत विशाल वर्णन है, बहुत ही अच्छे से ग्लोरीफाई किया है। कुरुवंश हम बात आपको बता भी चुके हैं, ये वही कुरुवंश है जिसमें कौरव और पांडव हुए हैं। तो उनकी समृद्धि का, उनकी जो ग्लोरिफिकेशन है वो सारा हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब हम चूँकि राजनीतिक पहलू की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक पहलू में आते आते राजा के सहायता के लिए, राजा को सपोर्ट करने के लिए समिति क्या कहेंगे, एक 12 सदस्यों का एक क्या बोलते हैं, राजा को सपोर्ट करने के लिए सदस्य समिति बनाई गई। तो उनको हम रत्निन कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको रत्निन नाम दिया गया और रत्निन की संख्या 12 थी, जिसमें हमारे पुरोहित भी आते हैं, रानी भी आती है, युवराज भी आते हैं, सेनानी आते हैं, ग्रामणी आते हैं। ये सारे जो कुछ प्रमुख सदस्य थे राजा को सपोर्ट करने के लिए, राजा की प्रमुख जिनको बोलते हैं राइट हैंड, वो से 12 व्यक्ति थे जिनको हम रत्निन के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई व्यवस्था ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं थी। ये रत्निन मैंने इसलिए भी डिफाइन किया कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है रत्निन क्या थे। तो ये 12 सदस्यीय एक समिति थी जो राजा को सपोर्ट करने के लिए उत्तर वैदिक काल में बनी थी। इसमें सबसे जो प्रमुख रोल था वो पुरोहित का बहुत ज़्यादा है कि पुरोहित जो है राजा का राइट हैंड होता था। राजा और पुरोहितों का सभा और समिति में बहुत अहम रोल होता था। और सभा समिति जो कि ऋग्वैदिक पीरियड में जिनके थ्रू राजा चुना जाता था, राजा बनता था, आम लोगों का पूरा अधिकार था उसमें, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, सभा और समिति पे सिर्फ जो धनवान लोग थे, जो महत्वाकांक्षी लोग थे, जो शक्तिशाली थे, राजा थे, पुरोहित थे, उन्हीं लोगों का प्रॉपर अधिकार था। आम जनता का कोई रोल नहीं रह गया। जो विदत है, उसी तरह विदत भी एक थी। मैंने बताया था आपको कि ऋग्वैदिक काल में विदत बहुत इम्पोर्टेंट संस्था थी। इसमें स्त्रियों का बहुत रोल होता था और कोई भी आदमी, जनता का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल होकर अपनी राय दे सकता था, उसमें प्रॉपर अपना प्रेजेंट हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो विदत है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, पूरी तरह से उसको ख़त्म ही कर दिया गया कि उसमें आम जनता का कोई रोल नहीं है। सारा जो रोल है वो राजा का, पुरोहित का, या जो बहुत स्ट्रांग, बहुत धनवान लोग हैं उनका योग। और यज्ञों का बहुत महत्व हो गया। पूरे मतलब भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सभी जगह आर्यीकरण हो ही चुका था। तो अलग अलग जगह पे कौन सा राज्य, वहाँ कैसा राजा हुआ, उस जगह कैसे यज्ञ किए जाते थे, इस चीज़ को मैंने एक बहुत छोटा सा आपको एक चार्ट बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यू कैन सी ऑन ब्लैक बोर्ड दैट इसको मैंने एरो करके दिखाया है। जो ऊपर का हिस्सा है वो हमारा उत्तर का है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और ये पश्चिमी भारत। तो ये जो आर्यावर्त का उस टाइम का है, नॉट अभी प्रेजेंट टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने समझने के लिए आपको ऐसा बता दिया है। जो नॉर्थ यानी उत्तर भारत का जो राज्य था उसको वैराज्य के नाम से जाना जाता था। वहाँ का जो राजा था उसको विराट, कई बार आपने धार्मिक पुस्तकों में भी ऐसा विराट सुना होगा, विराट शासक। तो विराट एक नाम नहीं है किसी का, विराट मतलब एक पोस्ट, वहाँ के राजा को विराट नाम दिया गया। और जो उत्तर भारत के राजा थे वो पुरुष मेध यज्ञ करते थे। पुरुष मेध यज्ञ वैसे तो सभी करते थे, पर जो एक स्पेशलाइजेशन है वो पुरुष मेध यज्ञ में था। पुरुष मेध यज्ञ मतलब जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। ये हमारा नॉर्थ के एरिया का बात है। अब अगर हम साउथ की बात करें तो दक्षिण भारत में का जो राज्य था, जो जमीन थी, उसको भोज के नाम से जाना जाता था। जो साम्राज्य था उसको हम भोज कहते थे और वहाँ के राजा को भोज, आपने कहावत भी सुनी होगी बहुत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। राजा भोज तेनालीराम में भी आपने देखा है। तो ये वही दक्षिण भारत के ही राजा हैं। आर्यीकरण के बाद वहाँ के राजा को भोज नाम दिया गया, यह सर्वराट कहा गया। और वहाँ पर जो यज्ञ था वो प्रमुख था सर्वमेध यज्ञ, यानी सभी चीज़ों का यज्ञ, हर प्रकार के यज्ञ वहाँ होते थे। सर्वमेध यज्ञ साउथ की बात है। अब हम ईस्ट एरिया की बात करें, जो उत्तर आर्यावर्त है, वहाँ के जो राज्य, वहाँ की ज़मीन को साम्राज्य नाम दिया गया, वहाँ के राजा को सम्राट कहा गया और वहाँ पर वाजपेयी यज्ञ किया गया। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है कि राजा की शक्ति को बहुत प्रदर्शित करता है, यानी अपनी राजा की शक्ति विस्तार को प्रदर्शित करना वाजपेयी यज्ञ। अब हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट का जो एरिया है आज के टाइम पे, वेस्ट में आपका ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपका वेस्ट में आता है, राजस्थान। अब तो यहाँ का जो एरिया है इसको हम स्वराज्य नाम दिया गया और वहाँ के राजा को स्वराट कहा गया और वहाँ पर होने वाले यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ
साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, और एक घोड़ा था जिसको छोड़ दिया जाता था। जितना दूर तक वो घोड़ा जाता था वहाँ तक का अगर कोई राजा है तो युद्ध करे, और नहीं कर सकता है तो फिर वो सारा एरिया पर्टिकुलर जिस राजा ने घोड़ा भेजा उसका हो जाएगा। तो ये अश्वमेध यज्ञ हमें पश्चिमी भारत में देखने को मिलता है। फिर अब बात करें मध्य की जो मध्य भारत की बात है, वहाँ पर के एरिया को राज्य नाम दिया गया, वहाँ के राजा को राज्य या राजा, और वहाँ राजसूय यज्ञ का जो है प्रदर्शन किया गया। राजसूय यज्ञ एक शपथ लेने के तौर पे होता है, ये भी शक्ति प्रदर्शन के लिए ही इसको कहा जाएगा। तो राजसूय यज्ञ यहाँ के ये 4-5 प्रकार के जो यज्ञ हैं ये अलग अलग एरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, क्योंकि ऐसा अगर हम लिख के बताएंगे यहाँ उत्तर भारत में विराट पुरुष में, तो थोड़ा रटने में या याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट एक बार आप अगर इसे समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उत्तर में वैराज्य, दक्षिण में भोज, पूर्व में साम्राज्य और पश्चिम में स्वराज्य। बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब बात करें कि भाई राजा की जो शक्ति बहुत बढ़ गई थी, तो पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में कोई टैक्सेशन नहीं था, मतलब राजा कोई टैक्स नहीं लेता था प्रजा से। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो राजा था वो टैक्स लेने लगा, उसका इनकम का सोर्स बढ़ने लगा। और जो बलि एक बोलते हैं, बलि टैक्स का नाम है, बलि तथा भाग, तो वो जनता से लिया जाने लगा। इसका जो परसेंटेज था वो 1/16 था, यानी जो भी इनकम होगा उसका 1/16वां भाग ऐसा बलि और भाग में लिया गया। तो ये राजा के इनकम के सोर्सेज होते थे। ये राजनीतिक स्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते। अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव क्या आता है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच की, ये बात है जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा था या बताया भी था आपको कि जो समाज था वो कर्म के बिहाफ पे क्लासिफाइड था। मतलब जो बहुत श्रेष्ठ है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको हम ब्राह्मण वर्ग में रखते हैं। जो जिसको हिसाब किताब करना अच्छा आता है, जो पढ़ना लिखना में जो क्या बोलते हैं अकाउंटेंट अच्छा है, उसको वैश्य बना दिया जाता है जो हिसाब किताब में अच्छा है। और जो लड़ने में जो योद्धा है, जो बहुत शक्तिशाली है, उसको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया है। और जिसको सबकी सेवा करना पसंद है या जो ऐसे सेवा काम करने में दक्ष है, उसको शूद्र कहा गया। लेकिन ये 500 साल के बाद मेजर डिफरेंस क्या आया कि जो वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी वो अब जाति के आधार पर हो गई। मतलब पहले कर्म के बिहाफ पे जो भी व्यक्ति था वो उस वर्ण में शामिल हो जाता था, पर अब क्या हुआ कि अगर मान लिया पढ़ने में अच्छे भी हैं, आपको बहुत विद्या आती भी है, पर आपके पिताजी, आपके बाबा शूद्र हैं, उन्होंने शूद्रों का काम किया, तो आपको भी शूद्र की श्रेणी में रखा जाएगा। सेम उसी तरह आप भले ही पढ़ने लिखने में एकदम अच्छे ना हो, आप ईश्वर को नहीं मानते हो, आप धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक चीज़ों को नहीं मानते हो, पर फिर भी आप पुरोहित, आपके जो दादा परदादा पुरोहित रहे होंगे, तो आप भी पुरोहित या ब्राह्मण माने जाएंगे। ये जो क्लासिफिकेशन था ये समाज में बहुत क्लिष्टता लाने लगा। अब क्या हुआ, पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ गया, तो उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाना भी शुरू कर दिया। यज्ञों की महत्व जो था, यज्ञ जिस काम के लिए किए जाते थे, प्रकृति को, देवताओं को खुश करने के लिए किए जाते थे, उसका यूज़ अब लोगों को मिसलीड करने में किया जाने लगा। मतलब ज़बरदस्ती लोगों को डरा कर, उनको मैनिपुलेट करके बोला गया कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राजा नहीं करेगा तो उसके ऊपर ऐसा प्रकोप हो जाएगा, जबकि भगवान कभी किसी पर अपना प्रकोप नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि ब्राह्मण वर्ग में आ गई, पुरोहित वर्ग में आ गई, तो वो लोगों को मिसलीड करने लगे। और जो शूद्र है, जो बेचारा पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, जो शरीर से भी अच्छा है, हिसाब किताब में अच्छा है, पर नहीं उसके दादा परदादा ने शूद्रों का काम किया है, मतलब सेवा की है, तो वो भी वही करेगा। इससे समाज में जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत बुरी स्थिति होने लगी। और इसको जो है अथर्ववेद में कहा भी गया है कि शूद्रों का स्थिति बहुत निम्न मानी जाने लगी, स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो गई। स्त्रियों का जो हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं कि गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, इन सारे लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ऋग्वैदिक काल में। जो बहुत विदुषी महिलाएं थीं, जिनका उपनयन संस्कार भी होता था उस टाइम पीरियड में, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते पूरी तरह से डिक्लाइनेशन हो गया। और उसी तरह जो ऐत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा है कि
जो हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें से जो 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा गया। द्विज मतलब जिनका उपनयन संस्कार हो सकता है। इन तीनों वर्णों का द्विज संस्कार होता था और जो शूद्रों का है वो नहीं होता था। ये तो शूद्रों को अद्विज में रखा गया, उनका उपनयन संस्कार खत्म हो गया। इन तीनों वर्णों को द्विज संस्कार में, उपनयन संस्कार में रखा गया। फिर उसी तरह मैंने बताया था कि विदथ जो संस्था थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, तो औरतों का रोल ही ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल वे में या एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पूरी तरह से राजा, पुरोहित और जो धनवान लोग थे उनका वर्चस्व हो गया। जबालो उपनिषद एक उपनिषद है जिसमें 4 आश्रमों का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले जो हमारा 4 आश्रम हैं, बाल्यावस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे जो आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारे आश्रमों का वर्णन सबसे पहले जबालोपनिषद में ही किया गया है। तो ये आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और इसी टाइम पीरियड में जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सारे चीज़ों का बहुत महत्व होने लगा। क्योंकि पुरोहित वर्ग का बहुत उत्थान हुआ तो उन्होंने लोगों को ये सब चीज़ें समझाना शुरू कर दिया कि आपका ये टाइम पीरियड ऐसा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सारी चीज़ों से आपको क्या बोलते हैं, दूर रहना है, या उनको पढ़ाया जाने लगा। ये सारे जो पुरुषार्थ हैं। फिर 16 आश्रमों का व्यवस्था हुई। 16 आश्रम जिसमें हमारा गर्भाधान से लेकर पंचवन, जात कर्म, चूड़ा कर्म, और जो लास्ट हमारा अंत्येष्टि होता है, यानी मनुष्य के गर्भधारण से लेकर उसकी मृत्यु तक के जितने भी संस्कार थे, उन सारे आश्रमों का, संस्कारों का वर्णन है, जो ये दिखाते हैं कि ऋग वैदिक टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में आते आते इन चीज़ों का बहुत मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट जो है फीलिंग है वो आने लगी। अब ऐसे तो सुनने में बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, संस्कार पढ़ने ही चाहिए, लेकिन जब कोई चीज़ें ज़बरदस्ती मैंडेटरी हो जाती हैं, जिसके पास पैसा है वो करता है, अच्छी बात है, पर जिसके पास नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको नहीं पता है, उसको भी आप ज़बरदस्ती करके ऐसा कराते हो, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनीवन। सो अब अगर हम बात करते हैं इसी टाइम पीरियड में, गोत्र का भी बहुत पहले भी ऋषि मुनि होते थे। ऋषि मुनियों की कही हुई चीज़ों को ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो ऋषि थे, जो बहुत विदूषक लोग थे, उनका एक अलग अलग गोत्र मतलब हो गया गोधन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर्टिकुलर एक कबीला या एक जो जन है, कुछ लोग मिलके गोधन को रखेंगे, वो गोत्र हो गया। तो अलग अलग गोत्र हो गए। उसी गोत्र से किसी मूल पुरुष का जन्म हुआ तो वो पर्टिकुलर उस गोत्र का हो गया। तो कई गोत्र हम आज भी देखने को मिलते हैं। हर मतलब ब्राह्मण समाज में हर किसी का अपना गोत्र होता है। उपमन्यु है, कात्यायन है और गौतम है। इन सारे गोत्रों का व्यवस्था उस टाइम से होने लगी। और ये भी हुआ कि भाई जो अगर सेम गोत्र के लोग हैं तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो ये आज भी है, अभी भी चलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो समगोत्री हैं उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता है। इसी टाइम पीरियड में हम 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख मिलता है, और जिसमें प्रजापत्य विवाह है, ब्रह्म विवाह है, आर्ष विवाह है, और ये क्या बोलते हैं, असुर विवाह है, पैशाच विवाह है और गंधर्व विवाह है। ये 8 तरह के विवाह हैं। इसमें से जो 4 शुरुआत के हैं उनको बहुत अच्छा माना गया है, और जो लास्ट के 4 हैं उनको खराब माना गया है। चूँकि असुर और पैशाच विवाह बहुत ज़बरदस्ती करके विवाह करने का एक प्रथा है, वो कि आज भी सही नहीं है, तो ऐसे इनको बहुत निंदनीय माना गया है। और अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जो असुर विवाह है उसमें ये किया जाता है कि कन्या के जो पिता हैं उनको पैसा देकर, या उनको ये पैसा देकर उनको बोल करके उनकी लड़की को ला करके विवाह होता था। तो ऐसा विवाह सतयुग पीरियड में क्या